यह उस समय की बात है जब राजतंत्र शासन व्यवस्था थी। एक युवक जिसका नाम चंद्रशेखर था, राज दरबार में काम करता था। वह एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। गांव का कोई लड़का शहर में स्थित राज दरबार में कार्य करता है, इससे गांव के सभी लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती। वह बड़ा परिश्रमी और थोड़ा चालाक भी था। वह अपने माता पिता का बड़ा सम्मान करता, जिसे देखकर उसके माता पिता उससे बहुत खुश रहते और सदैव उसकी प्रशंसा करते। जीवन के छोटे बड़े हर कार्य व्यापार में वह अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेता। वह अब काफी बड़ा हो गया था। दरबार में नौकरी करते हुए उसे बहुत ही अकेलापन महसूस होता। एक बार जब वह अपने माता पिता से भेंट करने गांव आया तो दोनों ने उसे ब्याह करने की सलाह दी। अब तुम कमाकर स्वयं का ख्याल रख सकते हो, कुछ कमा लेते हो, इसलिए ब्याह करके पत्नी का भी ध्यान तुम भली भांति रख सकोगे। इसलिए बेटा, हमें कुछ हो जाए उससे पहले ब्याह कर अपना घर बसा लो, ताकि तुम्हारी चिंता से हम मुक्त हो जाए। अब उसके लिए उपयुक्त लड़की की खोज होने लगी। घर में लगातार इसी सिलसिले में बातचीत होती। उससे कहा जाता, शहर की कोई लड़की नजर में हो तो ब्याह लो। फिर इस बात की भी शंका जताई जाती कि शहर की लड़की बहुत नकचड़ी और खर्चीली होती है। फिर कहते, शहर की लड़कियों से ब्याह करेंगे तो वह गांव आना पसंद नहीं करेगी, सास ससुर का लिहाज नहीं करेगी। कुछ सलाह देते, हम गांव के लोगों को गांव के लड़की से ही ब्याह करना चाहिए। चंद्रशेखर दरबार में काम करता है, इस बात से गांव के आसपास सभी परिचित थे, इसलिए उसके ब्याह की उम्र हो गई है। इसको जानकर सभी अपनी बेटी से उसका रिश्ता करवाने की चाह रखते थे। लड़की के रिश्तेदार लड़कियों के गुणों का लंबा बखान उसके सामने करते। वह सबको सुनता पर शांत रहता। एक दिन उस पार के गांव के जमींदार अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए। चंद्रशेखर को भी लगा कि जमींदार की बेटी से ब्याह कर गांव वालों के बीच उसका सम्मान और बढ़ जाएगा। उसे यह रिश्ता उपयुक्त लगा और माता पिता से सलाह लेने के साथ दोनों का ब्याह हो गया। ब्याह के बाद चंद्रशेखर अपनी पत्नी को लेकर शहर आ गया। दिन भर वह दरबार में रहता और उसकी पत्नी इस बीच आसपास के घरों की स्त्रियों से बातचीत कर अपने दिन काटती। शहर की उन स्त्रियों को उसकी बातें बड़ी उटपटांग लगती, क्योंकि वह जो बातें कहती वे खेत खलिहान, कुदाल, गाय, बैल, टोकरी, घास, लकड़ियाँ आदि से संबंधित होती। गांव में खेत खलिहान में काम करते हुए जो घटनाएं होती उसका जिक्र करती। शहरी स्त्रियों को महसूस होता कि चंद्रशेखर की पत्नी को बात करने की तमीज नहीं है। वह शहर की जीवन शैली नहीं समझती, जबकि चंद्रशेखर की वे तारीफें करती नहीं थकती। वे सभी इस बात पर सहमत होती कि वह बड़ा सीधा और समझदार है, जबकि उसकी पत्नी बड़ी गंवार, वह उसके जोड़ की नहीं है। उन स्त्रियों ने यह गौर किया था कि चंदा किसी भी बात को
बीच में काटकर बोलने लग जाती थी। चंदा बेधड़क होकर दूसरों की बातें काट देती। उस पर उसका बात करने का ढंग भी बहुत जोर जोर से होता था। आसपास की स्त्रियों को लगता चंदा को चंद्रशेखर के लिए योग्य बनना होगा। एक सुबह दरबार जाते हुए चंद्रशेखर ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे बहुत दिनों से हलवा खाने का जी कर रहा है। उसके मुंह से निकलना था कि उसने बीच में टोकते ही कहना शुरू किया, ऐसा था तो मुझे कहा क्यों नहीं? मैं बना देती हलवा तुम्हारे लिए। मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही तो हूँ। फिर मुझे कहते क्यों नहीं? मैं आज तुम्हारे लिए हलवा बनाऊंगी। चंद्रशेखर को शंका हुई, पर हलवा पहचानती भी है या नहीं, यह जानने के उद्देश्य से उसने पूछा, तुम हलवा जानती हो ना क्या होता है? उसने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया और चंद्रशेखर को हलवे की पूरी उम्मीद दिखाकर दरबार भेज दिया, जबकि उसने आज तक हलवा चखना तो क्या, देखा तक नहीं था। वह यह भी नहीं जानती थी कि वह किससे और कैसे बनता है और कैसा होता है, परंतु अपने पति के सामने नहीं जानती कहकर जो स्थिति खड़ी होती उससे उसे मुक्ति मिल गई थी। घर का सारा काम समेटकर चंदा बाहर बैठी स्त्रियों से जमघट में बातचीत करने निकल गई। उसने सोचा, अब यहाँ अगर हलवे के विषय में किसी से पूछती हूँ तो ये सब मेरा मजाक बनाएगी और फिर हमेशा के लिए मेरी बेइज्जती करती रहेगी। इसके लिए उसने एक चाल के तहत हलवा बनाना जानना चाहा। उसने अपनी मंडली से कहा, मैं आज जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगी क्योंकि आज मुझे उनके लिए हलवा बनाना है। सुनकर स्त्रियों ने कहा, हलवा ही तो बनाना है, उसमें इतना सोचना क्या? वह तो बड़ी आसानी से और बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। उसने कहा, हाँ जानती हूँ, पर फिर भी आप तो जानते ही हैं, उनके लिए सारी चीज़ें इकट्ठी करनी होती है। चंदा ने कहा। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, हाँ हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ, उसके लिए सूजी चाहिए। चंदा ने इस तरह जवाब दिया, हाँ हाँ सूजी चाहिए, मुझे पता है, उस पर अन्य सामग्री भी चाहिए ना। बूढ़ी ने फिर उत्तर दिया, थोड़ा सा घी चाहिए। चंदा को मालूम हुआ हलवा सूजी से बनता है, उस पर घी भी चाहिए। उसने इस तरह की प्रतिक्रिया की जैसे वह सब जानती है। उसने फिर कहा, उसके बाद भी तो बूढ़ी ने फिर कहा, थोड़ी सी चीनी चाहिए। चंदा ने कहा, हाँ चीनी के बिना हलवा कैसे बन सकता है। उस बूढ़ी ने फिर कहा, घर में पानी और दूध तो है ना। तब चंदा ने जवाब दिया, दूध और पानी नहीं हो ऐसा कोई घर होता है क्या? फिर उसके घर में जिसका पति जो दरबार में काम करता है वहाँ न हो ऐसा संभव है? उस बुढ़िया को चंदा का व्यवहार बड़ा नागवार लगा, पर उन्होंने अब चंदा की बुद्धि की जांच करने के लिए कहा। उसके बाद आधा किलो राख को छन्नी में छानकर एक कटोरे में रख लेना। चंदा ने कहा, हाँ अच्छी लकड़ी की जलती राख को इसके लिए तैयार करना होगा, इन सब से मैं अच्छे से परिचित हूँ। बुढ़िया ने कहा, पहले सूजी को भून लेना घी के साथ, फिर पानी के साथ अच्छे से पका लेना। जब पक जाए तो छने हुए राख को उसमें अच्छे से मिला लेना। इतना कहकर बुढ़िया ने कपड़े में अपना मुंह छिपा लिया।
चंदा ने सूर्य की ओर देखते हुए समय का अंदाजा लगाया और कहा, अब मुझे जाना चाहिए, जाकर हलवा भी तो बनाना है। उसने घर जाकर जैसा उस बुढ़िया ने बताया था वैसा ही किया और अंत में छने हुए राख को भुनी सूजी में मिलाकर रख दिया। वह अब अपने पति की राह तकने लगी। जब चंद्रशेखर आया तो उसने बहुत प्रसन्न होकर उसके लिए हलवा परोस दिया। वह भी भूख से व्याकुल था, गपागप खाना चाहता था। मुंह में एक बड़ा सा कोर डाला कि उसने उसे तुरंत उलट दिया और जोर से चिल्लाया, यह क्या है? चंदा ने डरे हुए भाव से जवाब दिया, यही हलवा है, मैंने सब कुछ डाला था। मैंने राख को भी बहुत छानकर डाला था। बहुत मेहनत से मैंने हलवा तैयार किया है। अभी कढ़ाई में और भी शेष है। इतना सुनना था कि चंद्रशेखर ने झिड़कते हुए कहा, उसे तुरंत फेंक दो और हाँ, अच्छे से नीचे देखकर फेंकना। किसी के सिर के ऊपर गिरा तो दूसरी समस्या उठ खड़ी होगी। लेकिन अपने पति के चिल्लाने से उसका मन इतना व्यथित हुआ था कि आगे उसने क्या कहा उसे ध्यान से सुना ही नहीं। उसने इतना भर सुना कि हलवा फेंक दे। नीचे से मंत्री गुजर रहा था। उसी के सिर के ऊपर हलवा फेंककर चंदा भीतर आ गई। बाहर बहुत हो हल्ला होने पर चंद्रशेखर ने कहा, तुमने फिर नई मुसीबत तो नहीं खड़ी की? जैसे ही चंद्रशेखर ने बाहर आकर बिगड़ते हुए माहौल को देखा, उसे पल भर में ही सारी स्थिति समझते देर नहीं लगी। उसने अपनी पत्नी की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, अब तुम मुझे जेल भेजकर ही चैन लोगी? बिना सीखे जाने काम करने से अपने ही नहीं, अपने आसपास वालों के लिए भी मुश्किलें खड़ी होती है। यह चंदा शायद समझी या नहीं, पर चंद्रशेखर इन हालातों को देखकर बहुत डर गया। डर से वह पसीना पसीना हो गया था। वह दूसरी ओर शहर के लोगों के सामने अपनी ऐसी स्थिति देखकर शर्म से पूरी तरह सिकुड़ चुका था।